जो तुम्हारा ज्ञान है अगर वो सही है तो गलतियां नहीं होंगी। अगर 5 EMA के नीचे डेली चार्ट पर कोई भी चीज नीचे है तो इसका मतलब क्या है, वो बेरिश है, और अगर वो ऊपर है तो वो बुलिश है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। टेक्निकल चार्ट में ना इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। देखो टेक्निकल चार्ट में अभी तक हमने सीखा है कैंडल्स के बारे में, अभी तक हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा है, और हमने सीखा है चार्ट के पैटर्न्स के बारे में। और आज हम किसकी बात करेंगे, इंडिकेटर्स की बात। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं उसे सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखो जब हम ड्राइव करते हैं ना, तो ड्राइविंग करते हुए जब भी हमें राइट या लेफ्ट जाना होता है, यानी कि हमें किसी सर्टेन दिशा में जाना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का। और इंडिकेटर का यूज करने के बाद किसको हेल्प मिलती है, जो हमारे पीछे गाड़ी हो रही हो, उस गाड़ी को यह समझ में आता है कि आगे वाली गाड़ी की दिशा किस डायरेक्शन में होने वाली है, जिससे कि एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इंडिकेटर क्या करता है, हमें दिशा दिखाने का काम करता है ना। अब इसी तरह से मार्केट के साथ भी तो होता है। मार्केट सुप्रीम है, आपसे आगे चल रही है, आप मार्केट के पीछे हैं, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन बताने के लिए, पता करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, जो मार्केट की दिशा को बताने में आपको मदद करता है, ठीक है। अब ये इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। पहला लैगिंग इंडिकेटर। अब ये जो लैगिंग इंडिकेटर है वो क्या होते हैं, देखो कई बार ना तुमने ऐसा सुना होगा कि कोई भी चीज होती है तुम उसे पहले से प्रेडिक्ट कर देते हो और अपने दोस्त को बोलते हो देखो मैंने बोला था ना ऐसा होगा, तुमने पहले बता दिया कि कैसा होगा। तो कई बारी क्या होता है, कई बारी चीजें तुम पहले प्रेडिक्ट कर देते हो, वो बाद में होती हैं, और कई बारी चीजें होने के बाद तुम्हें पता चलता है कि वो हो चुकी हैं। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी। तो स्टॉक मार्केट में भी या किसी भी मार्केट में ऐसा ही होता है। जो होने के बाद प्रिडिक्ट करता है उसे हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर, यानी मार्केट में होने के बाद बताएगा कि ट्रेंड कैसा है, वो होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। तो लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो ट्रेंड चेंज होने के बाद बताते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसी तरह से दूसरे इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। अब ये जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मार्केट में पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है या हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर हो गया। अधिकतर इंडिकेटर लैगिंग ही होते हैं, ठीक है, अधिकतर। पर कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे बॉलिंगर बैंड है, RSI को भी हम लीडिंग इंडिकेटर मान लेते हैं, तो ये इंडिकेटर लीडिंग होते हैं, बाकी ज्यादातर जो इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखो इंडिकेटर्स ना हजारों तरह के हो सकते हैं। आजकल तो क्या है ना, एक ट्रेंड चल गया है, बहुत सारे लोगों ने अपने इंडिकेटर्स डेवलप कर लिए हैं, है ना। तुमने देखा होगा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट ट्रेडिशनली अगर हम बात करें ना, तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो दुनिया में ट्रेडिशनली यूज किए जाते हैं, बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, और मुझे लगता है वो ज्यादा पावरफुली तरीके से काम भी करते हैं। तो मैं तुम्हें हजारों इंडिकेटर के बारे में तो नहीं पढ़ा सकता हूं। क्यों नहीं पढ़ा सकता हूं, उसका रीजन तुम्हें दूंगा, तब तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्यों मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये बताइए आपके बेस्ट फ्रेंड कितने होते हैं, एक या दो? बेस्ट फ्रेंड आप किसे बोलते हैं, जो जरूरत के वक्त आपके काम आए, उसी को बेस्ट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से आपके दोस्त कितने होते हैं जीवन में, बहुत सारे, है ना, जिन्हें आप बोलते हैं यार मैं इसे जानता हूं। जानता हूं को कैसे बोलते हैं, दोस्त है मेरा, ऐसे बोलते हैं ना। पर उसको अगर तुम जरूरत के वक्त कॉल करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपके काम आए। इंडिकेटर्स का भी ऐसा ही है, हैं तो 1000 पर काम के केवल 4 या 5। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे अगर 1000 दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड केवल 2 हैं, तो तुम्हें कौन धोखा नहीं देगा?
2 या 1000? 2। तो तुम इन पे रिलाय करके कोई भी काम कर सकते हो ना, उन हजारों पे तो नहीं। ऐसे इंडिकेटर का है, ये हजारों में से जो रिलायबल है ना वो बहुत कम होते हैं। और आपके लिए रिलायबल कौन है? वो रिलायबल होगा जिस पे आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए ज्यादा रिलायबिलिटी से काम करेगा। अब इनकी एक और लिमिटेशन बताता हूं कि क्यों हमें नहीं पढ़ना चाहिए 1000 को। दूसरी बात ये है कि आधे इंडिकेटर बताते हैं कि मार्केट जाएगा ऊपर और आधे इंडिकेटर बताते हैं कि मार्केट जाएगा नीचे। अब तुम अगर एक इंडिकेटर को, एक चीज पर 100 इंडिकेटर को अप्लाई करो तो रिजल्ट कैसा आएगा? 50-50। तो डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी अगर हमने सभी इंडिकेटर को किया। तो हम क्या करेंगे? जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से इंडिकेटर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं से आपने हमेशा एप्लीकेशन भी करनी है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना हम समझते हैं मूविंग एवरेज क्या होती है। ठीक है, EMA से पहले हम लोग समझते हैं मूविंग एवरेज क्या होती है। तो अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें ना, तो मूविंग एवरेज को हम डिफाइन करते हैं एवरेज क्लोजिंग प्राइस से। ठीक है, एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब तुम देखते हो कि स्टॉक मार्केट में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जो स्क्रिप्ट ट्रेड की जाती हैं उनका एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है। जैसे इसे निकालने का तरीका क्या है वो समझाता हूं। मान लेते हैं हम XYZ किसी भी शेयर की बात करते हैं जिसका करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए। आज का प्राइस कितना है? 100 रुपए। अब ये लास्ट 5 दिनों का इनका क्लोजिंग प्राइस क्या रहा है? मान लो एक दिन इसकी क्लोजिंग रही 96 रुपए, दूसरे दिन इसकी क्लोजिंग रही 98 रुपीज, तीसरे दिन इसकी क्लोजिंग रही 95 रुपीज, चौथे दिन इसकी क्लोजिंग रही 99 रुपीज और पांचवें दिन इसकी क्लोजिंग रही 105 रुपए। अब देखो, इन पांचों दिन की क्लोजिंग से तो आप कुछ जज नहीं कर पाओगे, पर अगर इनका एक एवरेज प्राइस निकाल लिया ना आपने तो जजमेंट बड़ी क्लियर हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अब एक बार कैलकुलेट करिए आप, कितना हुआ? कैलकुलेट करिए, टोटल कितना हो गया? 493। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से, कितना आया? 98.6। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 5 दिनों की मूविंग एवरेज ली जिसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस, देखो ये क्लोजिंग प्राइस था, एवरेज क्लोजिंग प्राइस आया 5 डेज का 98.6। तो इसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज क्या होती है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब मूविंग एवरेज ना 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों में छोटा सा अंतर है कि सिंपल मूविंग एवरेज ओल्ड डेटा पे काम करती है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज न्यू डेटा पे काम करती है, बस इतना अंतर है। तो हम लोग किस पे काम करने वाले हैं? न्यू डेटा पे, यानी कि EMA पे। ये ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करती है, ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई मूविंग एवरेज क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या? तो अभी हमने पढ़ा ना एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं 5 दिन का, हम पढ़ने वाले हैं 20 दिन का, हम पढ़ने वाले हैं 30 दिन का। ठीक है, और इसके साथ साथ और मूविंग एवरेज भी हो सकती है, पर इससे मैं आपको ऐसा चीजें सिखाने वाला हूं जिसे यूज करके आपको एक ज्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा।
ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा ये पढ़ने के बाद। अब सवाल यहां पर दो पैदा होते हैं कि आपको इसका यूज कैसे करना है। तो देखो, यूज करने के लिए ना आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर इसका यूज करना होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको इसका यूज करना होगा। नोट करिएगा, इसे 15 मिनट के चार्ट पे आप नहीं लगा सकते, 5 मिनट के चार्ट पे नहीं लगा सकते। इसका यूज केवल और केवल किस पर होगा? ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? परफेक्ट। अब यहां पर दो सवाल जिसका जवाब आपको मिलेगा। पहला, कि जब भी आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो उन पोजीशन में दो चीजें आप ध्यान में रखते हैं। पहला, तो पोजीशन मुझे बनानी है इंट्राडे के लिए, दूसरा पोजीशन मुझे बनानी है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, या पोजिशनल का मतलब है आपको 10-12 दिन के लिए कोई पोजीशन बनानी है। ठीक है, इंट्राडे और पोजिशनल तो यही है। इंट्राडे में सेम डे आप निकल जाएंगे और पोजिशनल में आप उसे होल्ड करके जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इंट्राडे जब ट्रेड आइडेंटिफाई करने हैं तो उसके लिए क्या करना है। तो जब भी आप इंट्राडे में कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको 5 EMA का यूज करना है डेली चार्ट पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और अगर आपको पोजिशनल का यूज करना है तो आपको 5, 20 और 30 EMA सबको डेली चार्ट पर लगाना पड़ेगा। टाइम फ्रेम सेम रहेगा 1 डे का। ठीक है, हरी बात समझ में? अब सवाल ये उठता है वो किसके बारे में बताती है। तो EMA आपको बताती है 3 चीजों के बारे में। सबसे पहला ये बताएगी आपको ट्रेंड के बारे में, इंट्राडे और पोजिशनल। दूसरा, ये आपको बताएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी। पोजीशनल का मतलब है तूने कोई भी अगर पोजीशन बनाई तो उसको होल्ड करेगा 2, 4, 6 दिन, उसको कहते हैं पोजीशनल। और तीसरी चीज ये हमें ना ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में भी बताती है। तो ये बहुत पावरफुल तरीके से हमें ये बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे मिल सकता है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी किस तरह से हो सकता है। तो ये बड़ी पावरफुल चीज है। इसका मतलब है हमने एक एग्जांपल देखा था XYZ शेयर का, और इस XYZ शेयर पे हमने देखा था 98 रुपीस और 60 पैसा। ये 5 EMA आई थी ना हमारी, तो 5 EMA की वैल्यू थी हमारी। ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस इस एग्जांपल में हमने लिया था 100 रुपया, यही था। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी शेयर का 5 EMA 98 रुपीस 60 पैसे पर आता है और उसका करंट मार्केट में भाव है 100 रुपया, तो ये जो EMA है ये आपको क्या बताने का काम कर रही है। अब उसे समझो, जब भी प्राइस अबव 5 EMA जाता है तो वो स्टॉक बुलिश माना जाता है। यानी हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से अभी ये शेयर बुलिश है या बियरिश है? बुलिश है। दूसरा, अगर प्राइस बिलो 5 EMA जाएगा तो ये बियरिश हो जाएगा। यानी स्टॉक इंट्राडे में कब बियरिश होता है? जब 5 EMA के नीचे चला जाता है। अब एग्जांपल से समझो कि अगर इस केस में 5 EMA हमारा 98 रुपीस 60 पैसा है, तो जैसे ही 98 रुपीस 60 पैसे के नीचे ये जाएगा आप इसे बियरिश मानेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? अब एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लेते हैं 98 60 पैसे के ऊपर कोई स्टॉक चल रहा है 99 रुपीस पर, तो ये बुलिश होगा। और 98 रुपीस पर चल रहा है जो कि 5 EMA के नीचे है, तो ये बियरिश होगा। बताइए, आप सब समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये कैलकुलेशन चार्ट पर ऑटोमेटिक तौर पर आपको मिलती है।
ये मैंने आपको बताया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैंने आपको सिखाया, पर ये कैलकुलेट नहीं करना है आपने, ये आपको रेडी टू यूज मिलती है। ठीक है, आ रही है मेरी बात? हाँ, वो अभी मैं दिखा दूंगा, फिक्र मत करिए, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट समझिए कि कंसेप्ट क्या है। तो बताइए समझ में आ रहा है ये सबको? अब यहां पर एक केस और समझते हैं। तो ऐसा समझो, इससे तो हमें ट्रेंड पता चला ना अभी तक, इससे हमें ट्रेंड का पता चल गया। देखो, पर हमें तो 3 चीजें बताता है ये हमें, भाई वो कैसे पता चलेगा, वो दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चला ट्रेंड। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कि हमारा मान लेते हैं ईएमए है 98.65 ईएमए और मार्केट में प्राइस चल रहा है 98 रुपीज। अब ध्यान से समझना, अब मार्केट में ट्रेंड अप है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही मार्केट 98 रुपीज से 98 रुपीज 60 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट दे गया, इसने इसको ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया, तो इसे बोलेंगे ब्रेकआउट। यानी कि ये तो अभी तक रेजिस्टेंस था ना, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। अब दूसरा एग्जांपल समझो कि प्राइस चल रहा है 100 और डाउन ट्रेंड में 98.60 ब्रेक हो जाता है, तो इस केस में तो ये ब्रेक डाउन हुआ, करेक्ट। तो स्टॉक का ट्रेंड कहां हो गया इसमें? डाउन। तो जैसे ही ये 100 रुपए से इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, ये नीचे जाएगा, और जैसे ही 98 के ऊपर, ये 90-60 के ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये ब्रेकआउट का केस है और ये ब्रेकडाउन का केस है। आ रहा समझ में? अब तीसरा केस क्या हो सकता है? अब यहां पर हमें समझना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझा, ट्रेंड समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मान लो एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए और 100 रुपए से वो नीचे आता है 98.60, तो अब ये लेवल ना उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। देखो, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, आप ये समझ लो उसका ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। तो ये यहां पर आएगा इस लेवल पर और यहां से सपोर्ट लेकर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया सपोर्ट। और इसी तरह से रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। अब मान लो ये नीचे गया, ये नीचे है 96, तो जैसे ये 96 से ऊपर गया और इस लेवल के आसपास पहुंचा, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये 3 तरीके से काम करता है, ठीक है। अब बताओ, ये सबको समझ में आया? परफेक्ट। अब इंट्राडे में जब भी आप कोई आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड, तो आपको क्या देखना होता है? EMA 5 को देखना होता है, जो अभी हमने समझा। ठीक इसी तरह से ना, अब हमें अगर पोजिशनल कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो हमको क्या देखना है? 5, 20 और 30। अब ध्यान रखना, अब अगर प्राइस क्लोज्ड हो जाता है, अब हमें क्लोजिंग की जरूरत होगी, ध्यान रखना, अबव 5, 20 और 30 EMA की। अगर इनके ऊपर क्लोज हो गया तो यहां पर ये स्टॉक बुलिश माना जाएगा, ठीक है। और बेरिश कब माना जाएगा? जब प्राइस की क्लोजिंग बिलो होगी 5, 20 और 30 EMA के नीचे, और ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको देखना होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें जब ये सेटअप मिलता है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। अब ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूं, ठीक है। ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन है ना। अब हमें देखना है कि ये बुलिश है या बेरिश है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप EMA का यूज करोगे तो उसको करंट कैंडल पे देखना है। प्रीवियस कैंडल स्पेस की वैल्यू बैक डेटा की आएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये डेली चेंज होगी। जैसे प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, EMA भी तो फ्लक्चुएट करेगी, तो ये करंट कैंडल पे देखनी है। ये पहले ध्यान से समझ लेना। नो 15 मिनट्स, नो 5 मिनट्स, नो बैक कैंडल्स, ओनली करंट कैंडल। देखो टाइम फ्रेम कौन सा लगाया है मैंने, ठीक है। अब आपको यहां जाना है इंडिकेटर स्लैश में, आप गए, आपने EMA टाइप करना है, EMA कर दिया। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सबसे ऊपर आ गया है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैंने इसे सेलेक्ट करा ना, तो यहाँ पे EMA 9 दिख रहा है आपको,
दिख रहा है? तो हमने तो EMA 5 पढ़ा है, तो 9 को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के लिए फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। देखो फॉर्मेट में जा रहा हूं मैं फॉर्मेट में गया। अब लेंथ को मुझे चेंज करना है और मैं लेंथ को कर दूंगा 5, कर दिया मैंने। अब मुझे स्टाइल में जाना है। स्टाइल में क्यों जाना है बताता हूं। अब मैं गया स्टाइल में, तो यहां पर जो प्लॉट है ना, एक तो मैं यहां पर कलर सेलेक्ट कर सकता हूं। मुझे जो मेरा फेवरेट कलर है मैं सेलेक्ट कर सकता हूं पहली चीज। तो मान लो मैंने यहां पर कर दिया ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब दूसरा, ये जो लाइन है ना, देखो बहुत थिन है, बहुत पतली है, मैं इसको मोटा कर दूंगा यहां से, ठीक है। तो ये मैंने ओके कर दिया। अब इसे ओके कर दिया मैंने, तो देखिए ये लाइन भी थिन हो गई, सॉरी थिक हो गई। अब यहां पर आ जाइए। अब आप देखिए जरा कि यहां पर ये जो प्राइस है बिटकॉइन का, यहां पर क्या मूविंग एवरेज के ये नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है? बताइए भाई, नीचे ही चल रहा है ना। तो अभी बिटकॉइन बुलिश होगा या बेरिश होगा? ये बुलिश कब होता? जब 5 EMA के ऊपर चलता। आ रहा है ना समझ में? लास्ट लाइन चल रही है, उसमें तो मिडिल में नहीं दिख रहा है ये। मिडल में ये वाला? हाँ, देखो इसकी वैल्यू चेक करते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या है? 83183। और अभी क्या चल रहा है? करंट प्राइस क्या है इसका? अभी देखो यहाँ पे चल रहा है ना, ये कितना चल रहा है? तो ये $500 नीचे हो गया ना EMA से। अब एक बात बताओ, $500 का करेक्शन आ गया, तुम्हारे टारगेट कितने बड़े होंगे यार? यार $500 छोटा मोटा थोड़ी होता है। गलत तो नहीं कह रहा? अब सवाल ये है कि क्या तुम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में गलती करते? सवाल ये है। तुम कब ट्रैप होते हो? जब तुम्हें सही नॉलेज नहीं होती, सही ज्ञान नहीं होता, तभी तो गलतियां होती हैं। जो तुम्हारा ज्ञान है अगर वो सही है तो गलतियां नहीं होंगी। अगर 5 EMA के नीचे डेली चार्ट पर कोई भी चीज नीचे है तो इसका मतलब क्या है? वो बेरिश है। और अगर वो ऊपर है तो वो बुलिश है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।